हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक और आईपीओ एनालिसिस के बारे में जो है लैंडमार्क कार्स का। तो फ्रेंड्स, लैंडमार्क कार्स आईपीओ अगले वीक से ओपन होने वाला है। प्रीमियम ऑटोमोटिव कार्स, यहाँ पे रिटेल बिजनेस है कंपनी का। प्रीमियम ऑटोमोटिव कार्स जो होती है वो बेचती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल एनालिसिस कंपनी का कि क्या कंपनी के प्लस है, क्या माइनस है, कितनी करंट ग्रे मार्केट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आईपीओ में पैसा बड़ा बन पाएगा, क्या आईपीओ में पैसा बन पाएगा, ये अपने आप में हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो डेफिनेटली वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें लैंडमार्क कार्स लिमिटेड आईपीओ की, तो ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 13 to 15। कंपनी दोस्तों 1998 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। लैंडमार्क कार का बिजनेस क्या है? देखिए, कंपनी का काम है कि ये ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस है, जिसमें जो लीडिंग प्रीमियम गाड़ियाँ होती है, जिसमें मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज की जो कार होती है वो दोस्तों कंपनी जो है बेचती है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस जो अशोक लेलैंड का है उसको भी कैटर करती है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम इसी प्रकार का है कि खुद का कोई ब्रांड नहीं है। लैंडमार्क कार्स आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे कंपनी जो है वो उसका रिटेल बिजनेस है, जिसमें वो डीलरशिप है मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन के साथ, रेनॉल्ट के साथ। तो यहाँ पे कंपनीज कार बेचती है। तो दोस्तों, लैंडमार्क कार्स जो है वो ऑफर क्या करती है? सेल्स ऑफ न्यू व्हीकल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, repairs including sale of spare parts, lubricants, accessories, sales of pre-owned passenger vehicles and facilitation of the sales of the third party finance and insurance। तो नई कार भी बेचती है, अगर कोई प्रीमियम पुरानी गाड़ी है तो उसको भी बेचती है, रिपेयर्स भी करती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी यहाँ पर काम करती है। अब कंपनी ने दोस्तों अपना नेटवर्क काफ़ी एक्सपांड कर रखा है। करीबन कंपनी के आउटलेट्स आपको 112 मिल जाएंगे, 8 अलग अलग इंडियन स्टेट्स के अंदर, कंप्राइजिंग ऑफ 61 सेल्स शोरूम एंड आउटलेट्स एंड 51 आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर आउटलेट्स एज ऑफ 30 सितंबर 2021। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का डेफिनेटली बिजनेस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लैंडमार्क का व्हीकल डीलरशिप जो नेटवर्क है दोस्तों, करीबन 31 सिटीज़ और 8 स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपको दोस्तों कंपनी का डीलरशिप नेटवर्क मिल जाता है। कंपनी जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उनके पास मर्सिडीज बेंज का, होंडा का, वॉक्सवैगन का, जीप का, रेनॉल्ट का और अशोक लेलैंड का। लैंडमार्क कार्स आफ्टर सेल सर्विसेज भी, जैसे आपको मैं बताया, कि प्रोवाइड करता है। 51 आफ्टर सेल सर्विसेज और स्पेयर आउटलेट्स है कंपनी के पास। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि कंपनी क्या करती है, कैप्चर द एंटायर कस्टमर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग रिटेलिंग न्यू व्हीकल्स, सर्विसिंग, रिपेयरिंग व्हीकल्स, सेलिंग स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और प्री ओन पैसेंजर व्हीकल्स भी कंपनी लेती है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है किसका? थर्ड पार्टी फाइनेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का। तो ये तो दोस्तों कंपनी का पूरा बिजनेस है। अब कंपनी के प्रोज क्या है, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, वो समझते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक लीडिंग ऑटोमोटिव डीलरशिप है कंपनी फॉर मेजर ओईएम्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स। सेकंड क्या है कि कंपनी की प्रेजेंस, कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। आफ्टर सेल सेगमेंट भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, और लीडिंग प्रेडिक्टेबल ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड सुपीरियर मार्जिन्स। तीसरा क्या है? रोबस्ट बिजनेस प्रोसेसेस है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन है। चौथा आता है कि देखिए, कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस है, जो मॉडल कैप्चरिंग एंटायर कस्टमर वैल्यू चेन, ये अपने आप में बहुत फोकस करती है कंपनी। तो ये तो दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब रिस्क क्या हम मान सकते हैं इस पूरे बिजनेस के अंदर? सो फ्रेंड, जो कंपनी का सबसे पहला रिस्क है वो यही है कि इट इज सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय ओईएम्स। यानी अगर कंपनी किसी की भी डीलरशिप लेती है या फिर एजेंसी एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर आगे जाके कोई दिक्कत आ गई या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे जिसको कंपनी गलती से तोड़ देती है, तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर उस एजेंसी चली गई, वो डीलरशिप जैसे आप मान के चलिए कंपनी की कभी मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप चली गई, तो कितना बड़ा कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। तो ये कुछ है एक, हमेशा देखिए कंपनी के ऊपर वो डेफिनेटली चिंता रहेगी। दूसरा क्या है? सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, परसेप्शन, मार्केटिंग एंड ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ओईएम्स व्हीकल ब्रांड्स इन इंडिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड ये है कि कंपनी द डिसीजंस बाय एनी ऑफ द ओईएम नॉट टू रीन्यू, टू टर्मिनेट और टू रिक्वायर एडवर्स मटेरियल मॉडिफिकेशन टू एनी ऑफ इट्स डीलरशिप और एजेंसी एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू
विद देम विच कुड हैव अ मटीरियल इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोस्तों कोई भी बोल देता है, कोई भी देखिए ब्रांड है जो जिसकी कंपनी का डीलरशिप है जो भी है, वो अगर ओईएम मना कर देता है या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करता है, टर्मिनेट कर देता है उनको, तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आ सकती है कंपनी को। चौथा क्या है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन अमॉन्ग ऑटोमोटिव डीलरशिप थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग एंड कंपटीशन फ्रॉम द अनऑथराइज सर्विस सेंटर्स मे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। अब अगेन कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पर कंपटीशन तो रहेगा ही, बट ऑटोमोटिव में क्या रहता है कि बहुत सारे होते हैं नॉन ऑथराइज्ड, वो बेच देते हैं। फिर आपको दिख जाता है कि कई कई जगह डीलरशिप पे कई ज़्यादा डिस्काउंट है, ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी है, ऑफलाइन प्रेजेंस अगर उसका काफ़ी है, मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे जाएगा कस्टमर। तो ये अपने आप में कोई हमेशा कंपनी के लिए दिक्कत रहेगी। तो ये कंपनी के कुछ दोस्तों रिस्क थे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सो फ्रेंड्स, अब देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स। 31 मार्च 2019 में कंपनी ने 2834 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। कंपनी 24 करोड़ रुपीस के लॉस में थी। 187.96 करोड़ उस समय कंपनी की दोस्तों नेट वर्थ थी और कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग थी वो 478 करोड़ थी। अगले साल 31 मार्च 2020 में कंपनी का बिजनेस इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब साल भर साल कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। 2228 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी ने करीबन 29 करोड़ के आसपास का नुकसान किया और कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी वो डेफिनेटली कम हुई, 357 करोड़ की रह गई। लेकिन इसी बीच कंपनी की नेट वर्थ भी कम हो गई, टोटल एसेट्स भी कम हो गए। अब अगला साल कह सकते हैं कोविड का था, तो वहाँ पर भी कंपनी का बिजनेस तब भी ठीक रह गया। 1966 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया, 11 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा आया, नेट वर्थ 180 करोड़ की हो गई, एसेट भी बढ़ा और बोरोइंग भी कम हुई। तो 31 मार्च 2021 तब भी कह सकते हैं ठीक रहा, बिकॉज कोविड का समय था। अगला साल दोस्तों कंपनी ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बिजनेस किया। 2989 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। मुनाफे में भी कंपनी ने 66 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। नेट वर्थ 247 करोड़ के आसपास एंड बोरोइंग अगेन 300 करोड़ पे लाके कंपनी ने खड़ी कर दी। एसेट्स भी इसी बीच अगर आप देखेंगे तो 1085 करोड़ हो गए। अभी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे करीबन एक क्वार्टर का बिजनेस का अपडेट दिया है, जिसमें कंपनी ने करीबन 801 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया है। 18 करोड़ का कंपनी का मुनाफा है। 268 करोड़ रुपीस का कंपनी का दोस्तों नेटवर्थ हो गया। लेकिन इसमें बोरोइंग जो है वहाँ पर एक बड़ा कंपनी के बोरोइंग के अंदर जंप आया है, 308 करोड़ से बढ़ के 464 करोड़ की हो गई है। एसेट जरूर इंक्रीज हुए। तो फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? फाइनेंशियल्स कहते हैं कि नंबर्स तब भी ठीक है, बहुत बुरे नहीं कह सकते हैं इसको। कंपनी डेफिनेटली धीरे धीरे करके अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर काम कर रही है। अब कंपनी आईपीओ के लेके आ रही है। दोस्तों कंपनी को कुछ रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट करना है सर्टेन बोरिंग्स का, तो अगेन कंपनी को डेट कम करने के ऊपर ध्यान देना है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो इशू है वो ज़्यादा ओएफएस है, कम फ्रेश इशू है। अब डिटेल समझ लीजिए। 13 to 15 दिसंबर के बीच में खुलेगा, नहीं 12 तारीख को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन होगा। 5 की फेस वैल्यू है। 481 to 506 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 29 शेयर्स आपको मिलेंगे। अब इशू साइज 552 करोड़ का है, लेकिन इसमें जो फ्रेश इशू है वो मात्र 150 करोड़ का है। यानी जो बाकी का ओएफएस है वो पूरे 402 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा ओएफएस है। एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने 48 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। एंड यहाँ पर इशू टाइप जो है वो बुक बिल टाइप का आईपीओ है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। 50% क्यूआईबीज, 15% एचएनआईज एंड 35% फॉर द रिटेल कैटेगरी। कंपनी के दोस्तों जो प्रमोटर है उनका नाम है संजय करसनदास ठक्कर। तो ये दोस्तों कंपनी के आपको प्रमोटर देखने को मिलते हैं। बट अगेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या प्राइस बैंड सही है? सो प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 506 का जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है उसको थोड़ा सा नीचे ला सकती थी। अब क्योंकि ओएफएस ज़्यादा है तो ये भी है कि प्राइस बैंड अब कंपनी तय कर ले, तो वो भी बात है, बट थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था। बिकॉज इस मार्केट को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस बैंड अगर आप नीचे लेके आएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आईपीओ के आगे अगर आप समझेंगे डेट्स, तो यही है कि 13 को ओपन, 15 को क्लोज, 20 को अलॉटमेंट एंड 23 को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। एक लॉट के लिए आपको करीबन 14,674 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप स्मॉल एचएनआई से कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। 406 शेयर्स जो करीबन 2,05,436 की वैल्यू के आते हैं। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए? तो यही है कि देखिए कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि किस प्रकार से दोस्तों ग्रोथ होती है आने वाले समय के अंदर। बिकॉज ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं कि गाड़ी बिकना बंद हो जाएगी, बट ये है कि हमेशा, जैसा मैं अभी एक कंपटीशन की बात हुई थी, तो ये कंपटीशन को किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रमोटर की आप होल्डिंग देखेंगे तो 60% थी, यानी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा हक था। अब 44% रह जाएगी, मतलब हक इन द सेंस कि देखिए से जो होता है वो जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है वो रखता है। अब 44% हो जाएगी तो ये अपने आप में एक दिक्कत वाली बात है, बट ठीक है।
क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से यही है कि लॉन्ग टर्म पे अगर आपका विचार है तो इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाइए। अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो ज़रूर अभी 53 रुपीज़ है, यानी 10% के आसपास का मुनाफा दिखा रहा है। बट अगेन क्या ये 10% टिक पाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए स्मॉल लिस्टिंग गेन एंड फॉर लॉन्गर टर्म वही लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, ये मेरी सलाह रहेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।